आप लोगों के बहुत मैसेज आए कि ये बताइए कि एनआरसी क्या है? एनआरसी के अंदर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जमा होते हैं? और एनआरसी कौन से कानून के प्रावधानों के तहत आता है और कौन से कानून के अंदर इसके बारे में बात की गई है? तो आपके लिए एक मास्टर सेशन लेके आए हैं आज एनआरसी के बारे में। अगर आपने इस सेशन को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया, तो आपके मन में एनआरसी को लेकर एक भी डाउट नहीं बचेगा। ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जरा सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और सरकार आपसे यह कह दे कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। यह भी सिर्फ एक कागज से प्रूव नहीं करना है, बल्कि एक ऐसे दस्तावेजों की पूरी श्रृंखला, कड़ी के जरिए जो आपके जीवन, आपके माता पिता और यहां तक कि आपके दादा दादी के जीवन तक जुड़ी हुई हैं। तो आपकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हो सकता है। डरावना लग रहा है ना? जी हां। जटिल भी लग रहा है ना? जी है, जटिल। विवादित है? बिल्कुल है। और यही है एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की असली हकीकत। आज हम एनआरसी को बिल्कुल साफ, सरल और कानूनी रूप से सही तरीके से समझेंगे। एनआरसी क्या है, इसका कानून क्या कहता है, रूल 2003 कैसे लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रही है एनआरसी के मामले में, उदाहरण क्या है और एनआरसी के लिए कौन-कौन से कागज चाहिए, दस्तावेज चाहिए और कौन बाहर रह जाता है, अगर कोई बाहर रह जाता है तो उसको क्या करना है और संविधान इस बारे में क्या कहता है। यह सिर्फ एक कानून की कक्षा नहीं है, बल्कि पहचान, सुरक्षा, अधिकार और संविधान की सबसे बड़ी बहस भी होने जा रही है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है किसी भी क्षण, तो वीडियो को लाइक करिए, सभी के साथ साझा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एनआरसी क्या है। एनआरसी की बात करें तो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी के नागरिकों का रजिस्टर। एक आधिकारिक, कानूनी रूप से मान्य रजिस्टर है जिसमें सिर्फ सच्चे भारतीय नागरिकों के नाम ही शामिल होते हैं। बहुत से लोग इसे निवासियों की सूची समझ लेते हैं, मगर यह निवासियों की सूची नहीं है, यह नागरिकों की सूची है। एनआरसी का मतलब होता है नागरिकों की सूची। बल्कि आप जो निवासियों की सूची कहते हैं उसका रजिस्टर अलग है, उसको हम कहते हैं एनपीआर, जो निवासियों की सूची होती है। तो ध्यान रखिएगा, एनआरसी के अंदर सिर्फ भारत के नागरिकों का रजिस्टर होगा, एनआरसी का मतलब, और एनपीआर का मतलब जो भारत में रहने वाले लोग हैं सभी का रजिस्टर। एनपीआर बोलता है निवासियों की सूची। ये जो अंतर मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनआरसी का अगर कानूनी आधार की बात करें तो एनआरसी का जो कानूनी आधार है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से आता है और उसके साथ साथ सिटीजनशिप रूल्स जो 2003 के हैं वहां से आता है। और इन सभी का संचालन करता है, एनआरसी का जो संचालन कौन करता है, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है। भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो इसका संचालन करते हैं। अब मैं इसको आपको एक बिल्कुल सरल एग्जांपल से बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। मान लीजिए आपके स्कूल में एक अटेंडेंस रजिस्टर है, सबके स्कूल में एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ वही बच्चा का नाम होता है उस रजिस्टर के अंदर जो बच्चा उस सच में उस स्कूल का छात्र है। उसी तरह जो एनआरसी है, एनआरसी भी भारत के असली नागरिकों का ही अटेंडेंस रजिस्टर है। लेकिन फर्क यह है कि यहां आपकी जो एंट्री है, आपका नाम जो लिखा जाता है, वो कई दशक पुराने दस्तावेजों पर आधारित होता है। अब बात करते हैं इस पर अगले सब टॉपिक की, जो है कैसे ये एनआरसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 से जुड़ा हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट जो है वो मूल रूप से ये तय करता है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा और इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, जिसमें बर्थ से नागरिकता यानी कि जन्म से नागरिकता। अच्छा, आपका जन्म से नागरिकता को लेकर अगर कोई भी सवाल है तो हमने चैनल पर एक बहुत डिटेल सेशन बनाया है, जन्म से नागरिकता, जिसको आपने बहुत प्यार भी दिया है। अभी तक उस पर 3 लाख से ऊपर ज्यादा व्यू आ गए हैं एक ही हफ्ते के अंदर।
और उस सेशन के अंदर आपके जितने भी सवाल हैं जन्म नागरिकता से लेकर, वो हमने सभी डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस सेशन को जरूर देखिएगा। जो नागरिकता अधिनियम 1955 का है वो 5 तरीके से नागरिकता प्रदान करने के बारे में बात करता है। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा है डिसेंट से नागरिकता यानी कि वंश आधारित नागरिकता, और तीसरा है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता, और चौथा है नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता, और पांचवा है जब भारत किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करे तो वहां के लोग जब भारत में शामिल होते हैं उनको जो नागरिकता मिलती है वो है पांचवी क्षेत्र के हिसाब से नागरिकता। लेकिन महत्वपूर्ण नागरिकता नियमों में बदलाव आया साल 2003 में, जब इस एक्ट के अंदर एक नई धारा जोड़ी गई जो है धारा 14A, जिसमें साफ लिखा गया है कि भारत सरकार हर नागरिक का पंजीकरण अनिवार्य कर सकती है। मतलब जो धारा 14A है जिसको 2003 के अंदर नागरिकता अधिनियम के अंदर जोड़ा गया है, वो ये कहती है कि भारत सरकार चाहे तो हर नागरिक का पंजीकरण अनिवार्य कर सकती है और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी जारी कर सकती है। मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, शब्द लिखा हुआ है कर सकती है, करना ही नहीं है। मतलब सरकार ड्यूटी बाउंड नहीं है एनआरसी करने के लिए और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए। सरकार को ठीक लगेगा तो एनआरसी कर सकती है और उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी कर सकती है। यही वो धारा है 14A नागरिकता अधिनियम की, जो नेशनल एनआरसी को, राष्ट्रीय स्तर की एनआरसी को कानूनी फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, नींव देती है। अब मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूं। जैसे आपने मोटर व्हीकल एक्ट का नाम सुना होगा जिसमें आपके चालान वगैरह कटते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, बिल्कुल चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट सरकार को वाहन पंजीकरण, जब भी आप कोई नया व्हीकल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उस एक्ट के तहत आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। वैसे ही नागरिकता अधिनियम का जो धारा 14A है वो सरकार को नागरिकों की रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार देती है। आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए ना, शेयर करिए ना, और सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिए ताकि, और ये सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, इस सेशन के अंदर आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा। हमने YouTube पर एक चीज देखी, आपको पता है कि हमारे 2 सेशन बहुत फेमस हुए। एक तो दस्तावेजों को लेकर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, और एक नागरिकता अधिनियम वाला। YouTube पर एक और चैनल है जहां पर एक दीदी बैठी रहती है, चेयर पर बैठकर डिस्कस करती हैं कि पता नहीं क्या डिकोड करती हैं, आप समझ जाएंगे, आप उनका वीडियो देखिएगा। हमारी वीडियो के टॉपिक को, टाइटल को और कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश करती है और हमारे वीडियो के तुरंत 1-2 दिन बाद वो आ जाता है। आप देखिएगा उनको। अगर आपको ये वाला वीडियो फिर से उनके कॉपी हुआ दिखाई दे तो आप एक बार लिख दीजिएगा कि कंटेंट को कॉपी ना करा करें जैन सर का, ठीक है। देखिए, मैं उनको भी ये हिदायत देना चाहूंगा कि आप अपनी रिसर्च करिए, अपने कंटेंट को अपने तरीके से, नए तरीके से लेके आइए। आप हमारे कंटेंट का रेफरेंस ले सकते हैं मगर बिल्कुल कॉपी कैट ना बने, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आप हमारे कंटेंट का रेफरेंस ले रहे हैं तो हमारा जिक्र भी करिए ना अपने चैनल पर। हम तो बहुत मेहनत करके ये सेशन लेके आते हैं, लगभग 1 हफ्ते की रिसर्च के बाद ये सेशन आया, आप ये समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं नागरिकता नियमों के बारे में। 2003 के ये नागरिकता नियम हैं और ये जो रूल हैं ये एनआरसी की पूरी प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। ये बताते हैं कि एनआरसी कैसे तैयार होगा, कौन सा अधिकारी एनआरसी करने के लिए जिम्मेवार होगा, किस प्रकार का वेरिफिकेशन होगा, कौन से दस्तावेज मान्य होंगे और क्लेम और ऑब्जेक्शन कैसे सुने जाएंगे और फाइनल एनआरसी कैसे प्रकाशित होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण रूल्स का भी जिक्र कर लेते हैं। जो इसका रूल नंबर 3 है वो ये कहता है कि नेशनल रजिस्टर तैयार करने के बारे में रूल नंबर 3 प्रोवाइड करता है और जो कहता है कि सरकार चाहे तो पूरे भारत में एनआरसी कर सकती है, किसी राज्य में भी कर सकती है और चाहे तो किसी एक जिले में भी कर सकती है। ये जो रूल 3 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल रजिस्टर के तैयार करने के बारे में कहता है और ये सरकार को पावर देता है कि सरकार चाहे तो, केंद्र सरकार चाहे तो पूरे भारत के अंदर भी एनआरसी करवा सकती है, किसी एक राज्य में भी कर सकती है जैसे असम के अंदर हुआ है, या फिर किसी एक जिले के अंदर, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी एक जिले के लिए भी स्पेशली एनआरसी हो सकती है। ये जो रूल 3 है इसके लिए सरकार को आधिकारिक करता है। और इसके बाद आता है रूल 4, वो ये कहता है लोकल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में।
सबसे पहले जो सिटीजनशिप का जो रजिस्टर तैयार होगा वो ग्राम पंचायत लेवल पर होगा, फिर नगर पंचायत पर होगा, फिर वार्ड स्तर पर होगा। इस पर क्या होता है कि घर घर जाकर जो अधिकारी होते हैं वो वेरिफिकेशन करते हैं, सत्यापन करते हैं। और इसके बाद रूल नंबर 6 और 7 का भी जिक्र करना चाहूंगा मैं। इसके जो आपके सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप रूल्स का जो 6वां और 7वां नियम है वो डिस्ट्रिक्ट और नेशनल रजिस्टर की बात करता है कि जिला स्तर पर भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो सकता है, और नहीं, जिला स्तर पर भी सिटीजन का रजिस्टर हो सकता है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी सिटीजन का रजिस्टर हो सकता है। रूल 11 भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। यानी कोई भी व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि अगर उसका नाम नहीं जुड़ा है एनआरसी के अंदर तो क्यों नहीं आया है, तो वो अपना क्लेम फाइल कर सकता है। ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है अगर किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से अंदर एनआरसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है और उसे पता चल गया है, तो वो ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, इसका नाम यहां से हटाइए। और वो किसी भी फैसले के एनआरसी के अंदर नाम इंक्लूड है या किसी का गलत तरीके से इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड किया गया है जबकि वो भारत का नागरिक है, तो अपील फाइल करने के अधिकारों के बारे में भी जो रूल नंबर 11 है वो मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूं, आप इसको समझिएगा। इसे आप एक विशाल पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे आती है लोकल लिस्ट, जिसमें आपके ग्राम पंचायत स्तर की, नगर पालिका स्तर की और जिले स्तर की लिस्ट आती है। फिर नगर पालिका के ऊपर आपकी जिले स्तर की लिस्ट आएगी और फिर उसके ऊपर आपके राष्ट्रीय स्तर की लिस्ट आती है। इस स्तर पर जो है कठोर सत्यापन होता है, जो हर स्तर है, चाहे वो ग्राम पंचायत के लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के लेवल पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो, एनआरसी के अंदर जो हमेशा सत्यापन की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट ही होती है, क्योंकि ये सिटीजन्स का रजिस्टर है, नागरिकों का रजिस्टर है। कानून भी ये चाहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इसके अंदर नाम ना जुड़वा पाए जो असल में भारत का नागरिक नहीं है। अब बात करते हैं असम एनआरसी के बारे में थोड़ा। पूरे भारत में अब तक एनआरसी जो है वो सिर्फ एक ही राज्य में हुई है, एनआरसी के अंदर। क्यों हुई है? क्योंकि असम अकॉर्ड, उसके पीछे का कारण है 1985 का, और ऐतिहासिक इमिग्रेशन देखा है कि ये देखा गया है कि असम में दूसरे देशों के लोग बिना किसी वैध प्रमाण के घुस जाते हैं। जनसंख्या संतुलन का मुद्दा वहां पर काफी इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हस्तक्षेप भी किया है, तो इस वजह से यहां पर असम में एनआरसी हुआ है। और असम अकॉर्ड के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की कट ऑफ तारीख असम अकॉर्ड के हिसाब से क्या तारीख की गई है? 24 मार्च 1971। 24 मार्च 1971 कट ऑफ तारीख असम अकॉर्ड के हिसाब से तय की गई है। अब ये तारीख कट ऑफ डेट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इस तारीख से पहले यानी कि 24 मार्च 1971 से पहले असम में था वो भारतीय नागरिक माने जाने की संभावना उसकी ज्यादा है, और जो व्यक्ति असम के अंदर 24 मार्च 1971 के बाद आया वो अवैध घुसपैठिया माना जा सकता है। अब बात करते हैं असम एनआरसी के पैमाने की। लगभग 3.3 करोड़ लोगों के आवेदन आए असम एनआरसी में और 6.8 करोड़ दस्तावेजों का सत्यापन हुआ, और पुराना मतदाता सूची से लीगेसी बिल्डिंग का डेटा निकाला गया, वंशावली का डाटा निकाला गया, पुराने फैमिली ट्री के डॉक्यूमेंट्स निकाले गए और फैमिली ट्री मैचिंग यानी कि वंशावली भी मैच कराई गई, और उसके बाद लाखों सुनवाई हुई। अंतिम एनआरसी जब पब्लिश हुई 2019 में, उसमें 19 लाख लोग बाहर रह गए एनआरसी रजिस्टर से। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की। सुप्रीम कोर्ट ने असम एनआरसी को सीधे मॉनिटर किया था। इस पर एक महत्वपूर्ण केस है असम पब्लिक वर्क्स वर्सेस भारत संघ, यानी कि असम पब्लिक वर्क वर्सेस भारत संघ 2014 से लेकर 19 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि एनआरसी जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए, हर दस्तावेज का कड़ा सत्यापन होना चाहिए और इंक्लूजन सिर्फ वैध दस्तावेजों के बेस पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन, वेरिफिकेशन क्वालिटी, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन सभी की निगरानी की है, और कोर्ट ने इस मामले के अंदर कुछ प्रमुख सिद्धांत भी दिए हैं। वो सिद्धांत ये है कि सिटीजनशिप सभी अधिकारों की नींव है, इसलिए एनआरसी पूर्णतः सटीक होनी चाहिए और कानून सम्मत होनी चाहिए। ये एक प्रेसिडेंट
बनाता है कि एनआरसी पूरी तरीके से संवैधानिक है, बशर्ते उसको करते समय सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो किया गया हो। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। अभी इस सेशन के अंदर आपको बहुत कुछ और पता चलने वाला है दस्तावेजों के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, तो सेशन को 1 मिनट भी स्किप मत करिएगा। हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट आपको बहुत उपयोगी लगता है, अच्छा लगता है, 1% भी समझ आता है और 1% भी उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिए, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए ताकि आपके लिए ऐसे कंटेंट हम लाते रहें। एनआरसी में इंक्लूजन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किनको एनआरसी में इंक्लूड किया जाएगा? एनआरसी में इंक्लूड करने के लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? नागरिकता सिद्ध करने के लिए 3 मुख्य आधार होते हैं। सबसे पहले जन्म आधारित नागरिकता, डेट के अनुसार जो हैं वो नियम अलग हैं और आपको पता है कि जन्म आधारित नागरिकता पर हमने इसी चैनल पर एक बहुत डिटेल्ड सेशन बनाया है। कोई सवाल आपको लगता है कि कोई सवाल है उससे रिलेटेड तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम एनआरसी के मुद्दे पर। एनआरसी में नाम इंक्लूड करने के लिए नागरिकता सिद्ध करने के लिए 3 मुख्य आधार हैं। पहला बर्थ आधारित नागरिकता यानी कि जन्म से नागरिकता, और इसमें डेट के अनुसार नियम अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति का जन्म अगर 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उसका अगर भारत में जन्म हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाती है, उसको सिर्फ अपने जन्म का प्रमाण देना है। और किसी व्यक्ति का जन्म अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो उसको अपना ये बर्थ प्रूफ करना पड़ेगा कि भारत के अंदर जन्म हुआ है और उसके साथ साथ कम से कम अपने एक माता या पिता का, मतलब अपने माता पिता में से किसी एक के भारतीय होने का सबूत देना होगा। और तीसरा तारीख है 30 दिसंबर 2004 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है उनको अपना भी प्रूफ देना है कि उनका जन्म भारत में हुआ है। उसके साथ साथ उनको यह भी प्रूव करना है कि उनके माता पिता में से एक कोई भारतीय नागरिक था और जो दूसरा था वो अवैध घुसपैठिया नहीं था, इलीगल इमिग्रेंट नहीं था। अब जो दूसरी जो डिसेंट आधारित नागरिकता है वो आप वंश के हिसाब से प्रूव करते हैं, और तीसरी जो तरह की नागरिकता को प्रूव करने के लिए आपको लीगेसी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मतलब अपने पुराने दस्तावेज चाहिए होते हैं। पुराने दस्तावेज मतलब अपने पूर्वजों के दस्तावेज चाहिए होते हैं। इसके अंदर आप मतदाता सूची दे सकते हैं, जमीन के कागजात दे सकते हैं, स्कूल का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, सरकारी रिकॉर्ड आदि दे सकते हैं। हालांकि इस सेशन के ऊपर जो दस्तावेज के ऊपर है मैं अभी इसी सेशन के अंदर आपको और डिटेल में आगे भी बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनआरसी के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं। लोग आमतौर पर एनआरसी के लिए क्या दस्तावेज देते हैं आप उसको समझिएगा कि जन्म प्रमाण पत्र होता है, दूसरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपने या आप 10th की क्लास की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ होती है वो दे सकते हैं, आपने स्कूल छोड़ने का जो आपका प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं, मतदाता सूची दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, भूमि के रिकॉर्ड दे सकते हैं, जमीन के कागजात दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार भी दे सकते हैं। मगर आधार अपने आप में नागरिकता का प्रूफ नहीं है, वो एक सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। बैंक के कागज दे सकते हैं, डाकघर के दस्तावेज दे सकते हैं, एलआईसी की पॉलिसी दे सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सरकारी प्रमाण पत्र हो तो आप वो भी दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आधार के ऊपर एक स्पष्ट आदेश भी दिया है जिसके बारे में हमने इस चैनल पर एक वीडियो भी बनाया है। आप आधार जजमेंट सर्च करके उस चैनल वीडियो को भी देख सकते हैं। और उस 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यानी आधार जो है सिर्फ एक पहचान का प्रमाण है, जबकि जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, वही नागरिकता का प्रमाण है। अब बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एनआरसी से बाहर रह जाए तब क्या होता है और वो क्या कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम एनआरसी से बाहर रह जाए तब क्या होगा? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एनआरसी से बाहर रहने का मतलब होता है कि उसकी नागरिकता खत्म हो गई, मगर ये बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति सीधे स्टेटलेस नहीं हो सकता। हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, फॉरेनर हो, या उसको डिटेंशन सेंटर के अंदर बंद करके रख दिया जाएगा, या उसको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एकदम ऐसा नहीं होता है। अगर किसी का नाम
एनआरसी में नहीं आता है और उसको लगता है कि उसका नाम एनआरसी में आना चाहिए था, तो अभी उस व्यक्ति के पास कुछ अधिकार मौजूद होते हैं अपना नाम एनआरसी में जुड़वाने के लिए। पहला कि वो क्लेम डाल सकता है, अपना नाम जुड़वाने के लिए अर्जी डाल सकता है। ऑब्जेक्शन ये भी एक है, अगर किसी व्यक्ति का नाम गलत जोड़ा गया है तो उसको हटवाने के लिए भी अर्जी डाली जा सकती है, ये ऑब्जेक्शन है। और तीसरा, अपील टू दी फॉरेनर ट्राइब्यूनल, तो वो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स को भी अपील कर सकता है। और जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है वो एक स्वतंत्र और एडमिनिस्ट्रेटिव अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और ये भी पूरे कानूनों को, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करती है। और चौथा, क्या राइट है, ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है इस मामले पर, इस मुद्दे पर, उसको भी डिस्कस करते हैं। सरबंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 और 2007 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नागरिकता निर्धारण है वो निष्पक्ष और प्राकृतिक न्याय पर आधारित होनी चाहिए। अब बात करते हैं एनआरसी, एनपीआर और आधार के बीच का अंतर। बहुत बार जो है लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि एनआरसी क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, और हमारे पास आधार है तो हम नागरिक तो हैं ही। तो मगर ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एनआरसी अलग है, एनपीआर अलग है, आधार अलग है। चलिए इनके बीच के संतुलन को, इनके बीच के डिफरेंस को, या इनके बीच में जो भेद है उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एनपीआर की। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जो भारत के निवासी हैं उनके नाम इसके अंदर होते हैं। एनपीआर के अंदर सभी निवासियों की सूची होती है। इसके अंदर नागरिक भी शामिल हैं और गैर नागरिक भी होते हैं, और इसके लिए किसी भी नागरिकता की जांच नहीं होती। एनपीआर है वो सिर्फ भारत के निवासियों की सूची है, नागरिक है या नहीं है इस बात की सूची नहीं है। और इस एनपीआर के अंदर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर, नागरिक भी होते हैं और गैर नागरिक भी होते हैं। इसमें कोई नागरिकता की जांच नहीं होती। और इसके बाद हम बात करते हैं एनआरसी की। एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होता है। यह सिर्फ नागरिकों की सूची होती है और इसमें अपना नाम जुड़वाने के लिए हमें हमेशा किसी ना किसी दस्तावेज की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट प्रूफ जरूरी चाहिए होता है। और सिटीजनशिप एक्ट और सिटीजनशिप रूल्स 2003 पर यह आधारित होता है। अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की, वो है आधार। आधार जो है वो सिर्फ पहचान का प्रमाण है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझिएगा। एक विदेशी छात्र के पास आधार हो सकता है पर एनआरसी में उसका नाम नहीं होगा। एक भारतीय मजदूर जो है उसका नाम एनपीआर में हो सकता है पर एनआरसी में तभी शामिल होगा जब उसके दस्तावेज सारे के सारे सही हो। आप बताइए, आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अच्छा लग रहा है तो एक बार थम्स अप देके बता दीजिए कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं एनआरसी के बड़े संवैधानिक मुद्दों के बारे में। एनआरसी जो है वो कोई साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह सीधे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे संवैधानिक परीक्षण से भी गुजरना पड़ता है। आइए हम संविधान के अनुच्छेदों, आर्टिकल्स के माध्यम से इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, जो समानता के अधिकार के बारे में है। एनआरसी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब यह है कि वेरिफिकेशन सभी के लिए समान होना चाहिए। गलत एक्सक्लूजन, अगर किसी को गलत तरीके से एनआरसी से बाहर किया गया है तो उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन रूल्स जो हैं, जो दस्तावेज के लिए जो नियम हैं, वो सभी पर बराबर तरीके से लागू होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत समानता के अधिकार पर ईपी रोयप्पा के केस के अंदर आया था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी प्रकार की मनमानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होती है। अगर एनआरसी की प्रक्रिया जो है असमान होगी तो वो असंवैधानिक हो जाएगी, अनुच्छेद 14 का हनन करते हुए। अब इसके बाद जो अगला अधिकार एनआरसी की प्रक्रिया से रिलेटेड है वो है अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। नागरिकता सीधे प्रभावित करती है क्या? फ्रीडम को, आजादी को, डिग्निटी को, आपकी गरिमा को, मूवमेंट को, एक जगह से दूसरे जगह जाने के अधिकार को, और आपकी आइडेंटिटी को, और उसके साथ साथ आपको डिटेंशन से भी सुरक्षा प्रदान करती है कि डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा अगर नागरिक हैं तो। इसलिए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस के अनुसार कोई भी प्रक्रिया तभी वैध है
जब वो फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। यानी कि इसका अर्थ यह है कि एनआरसी में गलत या मनमाना एक्सक्लूजन अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, जो आर्बिट्ररी डिटेंशन से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 की, अनुच्छेद 22 एनआरसी को लेकर डिटेंशन सेंटर का मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में रहता है। अभी आपने कुछ हाल ही के दिनों में सुना भी होगा कि यूपी के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, खबरों के अंदर आया हुआ है ऐसा। पर यहां पर ध्यान रखिएगा, संविधान स्पष्ट रूप से यह कहता है कि किसी को भी बिना प्रॉपर कानून के डिटेन नहीं किया जा सकता, डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता बिना प्रॉपर कानून के, कारण बताए बिना डिटेन नहीं किया जा सकता। और हर व्यक्ति को अपने वकील का अधिकार है, अपने लॉयर का अधिकार है, उससे बात करने का अधिकार है, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना भी जरूरी है। मतलब कि अगर किसी को डिटेंशन सेंटर में रखा गया तो उसको अरेस्ट करते ही 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना अनिवार्य है और सारे कानूनों का पालन होना चाहिए। एनआरसी इन अधिकारों को कभी भी बाईपास नहीं कर सकती। एक और संविधान का अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 19, जो अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में भी बात करता है और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की भी बात करता है कि देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार और देश में सेटल होने का, अपना निवास स्थान बनाने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 देता है। देश में आवागमन और निवास का अधिकार देता है। एनआरसी किसी की मूवमेंट या फिर निवास की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक और प्रावधान है अनुच्छेद 15, जो किसी भी तरीके के भेदभाव को निषेध करता है। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 किसी भी तरीके के भेदभाव को निषेध करता है। एनआरसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा या बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसको मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि अगर दो नागरिकों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लीजिए दो नागरिकों के पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन एनआरसी प्रक्रिया एक को छोड़ देती है और दूसरे को सिर्फ धर्म या भाषा के आधार पर अगर उसको एनआरसी से बाहर कर देती है, तो यह आर्टिकल 15 का सीधा उल्लंघन होगा। कहने का मतलब है कि अगर दोनों नागरिकों के पास दस्तावेज नहीं है तो दोनों को एनआरसी से बाहर किया जाएगा। अगर आप एक को एनआरसी में इंक्लूड कर दे और दूसरे को इसलिए छोड़ दे कि या तो उसकी भाषा अलग है या फिर उसका धर्म अलग है, तो वो सीधा सीधा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। अब बात करते हैं एनआरसी की प्रशासनिक और जमीनी चुनौतियों के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनआरसी का जो क्रियान्वयन है वो केवल कानूनी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कार्य भी है, इसलिए इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, क्या चुनौतियां आती हैं एनआरसी कराते समय? सबसे पहली जो कमी सामने आती है वो है दस्तावेजों की भारी कमी। लोगों के पास पुराने डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है। भारत में लाखों लोगों के पास 70 के दशक के, 80 के दशक के, 90 के दशक के पुराने दस्तावेज नहीं है। इसका उदाहरण है एक महिला जिसकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई, उसके पास अपने जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, उसके पास उसका स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है और उसके पास अपनी शादी से पहले की कोई प्री मैरिज आईडी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ऐसे मामलों में जो वंशावली है, फैमिली ट्री वेरिफिकेशन ही एकमात्र सहारा बचता है। अब बात करते हैं दूसरी चुनौती क्या आती है एनआरसी में, वो है बार बार स्थानांतरण का मुद्दा, माइग्रेशन का मुद्दा। बहुत से लोग नौकरी की तलाश में बाढ़, गरीबी या फिर अन्य कारणों से अपनी जगह बदलते रहते हैं। इससे उनके डॉक्यूमेंट बिखर जाते हैं और कई बार गुम भी हो जाते हैं। और तीसरी चुनौती एनआरसी कराते समय आती है कि राज्य स्तरीय रिकॉर्ड की अलग अलग गुणवत्ता। भारत के कुछ राज्यों में जो रिकॉर्ड हैं वो डिजिटाइज्ड हैं, जबकि कुछ राज्यों के अंदर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ खराब हो चुके हैं और कुछ अपूर्ण हैं। असम एनआरसी में सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक के कारण हजारों लोगों पर सवाल उठाए गए थे कि वो भारत के नागरिक नहीं है। अब चौथा जो चुनौती आती है वो फैमिली ट्री वेरिफिकेशन की जटिलता को लेकर आती है। अगर एक सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में गलत लिखा हुआ है तो पूरे परिवार का वेरिफिकेशन भी अटक सकता है, यह भी चुनौती है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, प्रदीप कहीं पर PRADDEP लिखा हुआ है तो किसी दस्तावेज के अंदर प्रदीप लिखा हुआ है PRDEEP, या फिर कहीं पर PRADIP लिखा हुआ है और कहीं पर प्रादीप लिखा हुआ है PRADEEP। ऐसी स्पेलिंग वेरिएशन एनआरसी में बड़ी टेक्निकल चैलेंज बन सकती है।
और जो पांचवी चुनौती है एनआरसी को लेकर वो आती है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स पर भारी बोझ। नेशनल एनआरसी में लाखों करोड़ों अपील आएंगी। वर्तमान में लगभग 300 फॉरेन ट्राइब्यूनल है। नेशनल एनआरसी के लिए हजारों की आवश्यकता पड़ेगी अगर कभी भारत में पूर्ण रूप से एनआरसी होती है तो। अब बात करते हैं एनआरसी का सामाजिक प्रभाव क्या होता है। एनआरसी का सामाजिक प्रभाव की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति का गलत तरीके से एक्सक्लूजन हो गया है, अगर किसी व्यक्ति का गलत तरीके से एक्सक्लूजन हो गया है एनआरसी से, तो समाज में चिंता फैलाता है, खासकर कमजोर समुदायों में, खासकर माइनॉरिटी ग्रुप में, खासकर दबे कुचले वंचित ग्रुप में, है ना। और एक और चैलेंज है एनआरसी को लेकर, लागत और संसाधन। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत सारे अफसर लगते हैं, बहुत सारे संसाधन चाहिए, तो उसके लिए खर्चा भी मोटा आता है। नेशनल एनआरसी पर हजारों करोड़ों का खर्चा आ सकता है और लाखों स्टाफ की भी जरूरत की आवश्यकता होगी, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज बनता है एनआरसी को लेकर। अब बात करते हैं अगर नेशन वाइड एनआरसी लागू होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अगर अभी तो देश में सिर्फ असम में एनआरसी देखा गया है, मान लीजिए कि कभी नेशन वाइड एनआरसी होने लगे तो उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, उसको भी मैं आपको इसी सेशन के अंदर बता रहा हूं। सिटीजनशिप रूल्स 2003 के मुताबिक सबसे पहला कदम होगा घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना। हर घर से बेसिक डिटेल और डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, फिर उन दस्तावेजों का संग्रह होगा। नागरिकों को प्रमाण देना होगा अपने जन्म का, अपनी वंशावली का, अपने निवास का और अपने माता पिता और पूर्वजों से संबंध का भी प्रमाण देना होगा। और तीसरा स्टेप आता है इसके अंदर, लोकल रजिस्टर तैयार होगा। पहला ड्राफ्ट पंचायत या फिर वार्ड लेवल पर प्रकाशित होगा एनआरसी का। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है ड्राफ्ट एनआरसी का प्रकाशन। लोग देख सकेंगे कि उनका नाम एनआरसी में आया है या नहीं आया है। और फिर इसके बाद जो पांचवा कदम होता है एनआरसी के अंदर वो होता है क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने का। लोग अपना नाम जोड़ने का दावा कर सकते हैं कि अगर उनका नाम एनआरसी में नहीं जुड़ा हुआ है, और अगर किसी का नाम गलत तरीके से एनआरसी के अंदर आ गया है तो उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करके उसके नाम को वहां से हटवाया जा सकता है। अब इसके बाद एक और स्टेप है एनआरसी प्रक्रिया के अंदर, वो है फॉरेन ट्राइब्यूनल के अंदर अपील करने की। ड्राफ्ट और फाइनल एनआरसी से बाहर हुए व्यक्ति फॉरेन ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो अंतिम कदम एनआरसी के अंदर होता है वो है फाइनल एनआरसी का। क्लेम्स और अपील के निस्तारण के बाद, उनके सॉल्यूशन के बाद अंतिम एनआरसी जारी होता है। यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि यह प्रक्रिया जो है सालों तक चल सकती है, क्योंकि पूरे देश में 150 करोड़ लोगों का अगर नागरिकता जांच हो रही है तो यह प्रक्रिया जो है सालों तक चल सकती है। एक दिन या एक महीने में एनआरसी नहीं तैयार हो सकता, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नहीं तैयार हो सकता। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ये सेशन पसंद नहीं आ रहा है? पसंद आ रहा है ना? तो सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो चैनल मेंबरशिप को भी ज्वाइन करिएगा। अब बात करते हैं कि एनआरसी के समर्थन में तर्क क्या है। देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी प्रक्रिया होती है तो कुछ लोग एनआरसी के समर्थन में होते हैं, कुछ लोग एनआरसी के ऐसी प्रक्रिया के अगेंस्ट होते हैं। तो अभी हमें इस सेशन के अंदर दोनों पक्षों के तर्कों को भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एनआरसी के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं उनको समझते हैं। समर्थकों के अनुसार जो एनआरसी है, सबसे पहली बात, यह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है और इलीगल माइग्रेशन पर नियंत्रण रखता है। दूसरा, यह नागरिकता की साफ रेखा खींचता है। कौन नागरिक है कौन नहीं, इस एनआरसी से स्पष्ट हो जाता है। और जो तीसरा आर्ग्यूमेंट जो इसके सपोर्टर देते हैं वो ये कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम सही लोगों तक पहुंचती है। जब एनआरसी तैयार हो जाएगा तो जो भारत के नागरिकों को शिक्षा के स्रोत मिलने चाहिए, खान पान के स्रोत मिलने चाहिए, जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ नागरिकों के लिए मिलनी चाहिए, तो जो वेलफेयर स्कीम है वो सही लोगों तक पहुंच जाएगी, अवैध पात्रों के पास नहीं पहुंचेगी। और जो चौथा आर्ग्यूमेंट है वो है कि बॉर्डर स्टेट, जो सीमाई राज्य हैं, उनकी डेमोग्राफिक चिंताओं को भी ये देखता है। और जो पांचवा
आर्ग्यूमेंट है, पांचवा आर्ग्यूमेंट है कि फेक आईडी और डुप्लीकेट्स को भी एनआरसी हटाता है। किसी ने जाली दस्तावेज बना रखे हो तो वो भी सिस्टम से हट जाते हैं, डुप्लीकेट एंट्री भी हट जाती है। अब बात करते हैं कि एनआरसी के विरोध में जो लोग एनआरसी को सपोर्ट नहीं करते, जो कहते हैं कि एनआरसी नहीं होनी चाहिए, उनके हिसाब से क्या तर्क दिए जाते हैं उसको समझते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि एनआरसी से अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन बर्डन बढ़ जाता है। जो डॉक्यूमेंटेशन बर्डन है एनआरसी का वो बहुत ज्यादा है और गरीब और महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरा, गलत एक्सक्लूजन का बड़ा खतरा है। और तीसरा, कोर्ट और फॉरेन ट्राइब्यूनल पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। और चौथा, सोशल एंजाइटी का डर कि मैं भारत का नागरिक रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं पैदा तो यहीं पे हुआ हूं, क्या मुझे गलत तरीके से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, मेरे को अवैध घुसपैठिया तो घोषित नहीं कर दिया जाएगा। और पांचवा कि स्टेटलेसनेस का खतरा, कि अगर सेफगार्ड कमजोर हुए तो किसी भी व्यक्ति को यह घोषित किया जा सकता है कि वो भारत का नागरिक नहीं है और हमें पता भी नहीं कि वो कहां का नागरिक है। छठा, डिटेंशन सेंटर को लेकर ह्यूमैनिटेरियन चिंता, कि जो लोग एनआरसी में नहीं आएंगे उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, तो यहां पर मानवीय दृष्टिकोण को लेकर भी चिंता आती है। तो अभी आपने दोनों तरफ के तर्क समझे, जो एनआरसी के सपोर्टर हैं और जो एनआरसी के आलोचक हैं। आप किस तरफ बैठते हैं? आप क्या एनआरसी का सपोर्ट करते हैं या आप एनआरसी के लिए ज्यादा सेफगार्ड की डिमांड करते हैं? और आपका अपने तर्क क्या है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी का कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपैरिजन करें तो जापान, जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया जैसे देशों के अंदर सिटीजनशिप रजिस्टर है। लेकिन भारत में विशाल जनसंख्या, असमान रिकॉर्ड प्रणाली, भाषा और जातीय विविधता और माइग्रेशन का जो बड़ा स्तर है वो एनआरसी को बहुत अधिक जटिल बना देता है। यही कारण है कि आज तक भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी नहीं तैयार हुआ पाया है। अब मैं आपको एक आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। क्या आपको लगता है कि नेशनल एनआरसी भारत में प्रैक्टिकली संभव है? क्या आपको लगता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी कराया जाना व्यवहारिक है क्या? अपना जवाब यस और नो में और उसके पीछे का कारण भी जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और साथ में यह भी बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। आपका एक सिंपल कि ये शब्द कि सर हमें आपका कंटेंट अच्छा लगता है, हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जो एनआरसी पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग फैसलों के जरिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो एनआरसी जैसे टॉपिक पर लागू होते हैं। चलिए उनमें से कुछ फैसले को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण केस है वो है मेनका गांधी जजमेंट। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का केस है जो कहता है कि किसी भी प्रक्रिया को फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। एनआरसी की जो कार्रवाई है उसे इस कसौटी पर भी होना चाहिए क्योंकि यह भी एक सरकारी कार्रवाई है। अगर फेयर, जस्ट और रीजनेबल नहीं होगी तो कोई भी प्रक्रिया हो चाहे उसको अवैध घोषित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। दूसरा एक और केस है सरबंदा सोनोवाल का केस। 2005 से लेकर 2007 के बीच में कई केसेस आए थे इसी हेडिंग के साथ, सरबंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलीगल माइग्रेशन जो है वो अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। फॉरेन ट्राइब्यूनल को नेचुरल जस्टिस का पालन करना ही होगा और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कुछ मामलों में व्यक्ति पर हो सकता है, कि मतलब उस व्यक्ति को प्रूव करना होगा कि वो भारत का नागरिक है। ये दोनों निर्णय जो हैं एनआरसी की बहस में बार बार उद्धत होते हैं। एक और महत्वपूर्ण जजमेंट है पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसको हम प्रिवेसी जजमेंट के नाम से जानते हैं। कोई भी डेटा संग्रह तभी वैध है जब वो कानून के तहत हो, सार्वजनिक उद्देश्य हो और प्रक्रिया जो है वो आनुपातिक हो यानी कि प्रोपोर्शनल हो। एनआरसी को भी यही 3 टेस्ट पास करने होते हैं। अब बात करते हैं असम एनआरसी की मॉनिटरिंग ऑर्डर्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किए थे समय समय पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे असम एनआरसी को मॉनिटर किया था।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोर्ट जो है एनआरसी को सिद्धांत के रूप में असंवैधानिक नहीं मानता। मतलब क्या है कि अगर कोर्ट ने असम एनआरसी को अप्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जो एनआरसी है वो संवैधानिक है, पूरे देश में भी एनआरसी हो सकता है, संविधान के मुताबिक है। और कब? जब प्रोसेस फेयर हो, जस्ट हो, रीजनेबल हो, मेनका गांधी वाले प्रोसेस को सपोर्ट करते हुए। अब अंत की तरफ हम बढ़ने वाले हैं और अब एक पूरा सारी पिक्चर को, बड़ी पिक्चर को जोड़ते हुए एक थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अभी तक आपने क्या क्या जाना और समझा। एनआरसी अपने आप में जो है वो कानूनी रूप से वैध है, वो संवैधानिक रूप से भी संभव है, लेकिन प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण है और सामाजिक रूप से संवेदनशील है। इसके सफल क्रियान्वयन की कुंजी क्या है? एनआरसी के सफल क्रियान्वयन की कुंजी है सटीक दस्तावेज, स्वच्छ प्रक्रिया और एरर फ्री वेरिफिकेशन, कि जो सत्यापन हो रहा है डॉक्यूमेंट का उसमें किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। न्यायिक ओवरसाइट भी जरूरी है और नागरिकों को सही अपील प्रणाली का भी मिलना इसका एक हिस्सा है। एनआरसी किसी को नुकसान पहुंचाने का उपकरण नहीं है, ये बात आप समझिएगा। ये नागरिकता रिकॉर्ड का एक लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन गलत प्रबंधन से कियोस भी कई बार पैदा हो सकता है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एनआरसी के बारे में आपको असली सच्चाई पता चली क्या? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मैं आपको बता रहा हूं कि एनआरसी कानूनी है, सिटीजनशिप एक्ट और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के तहत। दूसरा, एनआरसी संवैधानिक भी है, संविधान के प्रावधानों के तहत भी है, अगर प्रक्रिया फेयर हो, जस्ट हो, रीजनेबल हो। तीसरा, एनआरसी सामाजिक रूप से संवेदनशील है। और चौथा, एनआरसी व्यवहारिक रूप से थोड़ी सी कठिन है, डिफिकल्ट है। पांचवा, एनआरसी राष्ट्रीय सुरक्षा में रोल निभा सकता है। छठा, एनआरसी में गलत एक्सक्लूजन का खतरा भी है, ये हमने एनआरसी असम के समय देखा। और एनआरसी का प्रभाव उसके इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगा। अंततः एनआरसी जो है ये तय करने का प्रयास है कि भारत का नागरिक कौन है और इस नियंत्रण का प्रभाव जीवन पर बना रह सकता है। इसलिए ये एक्सरसाइज केवल प्रशासनिक नहीं है, यह राष्ट्रीय पहचान और अधिकारों से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी एनआरसी की पूरी कानूनी सच्चाई, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, प्रक्रिया, विवाद, दस्तावेज को समझाने में 1% भी अगर मदद की है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ साझा करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आरआई जितना शेयर कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि जिनके जो भी डाउट है एनआरसी को लेकर वो सब खत्म हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप वीडियो सब लोग देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों करते हैं ऐसा? इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते हैं, बहुत रिसर्च के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल तो आप बढ़ा ही सकते हैं। माना कि आप सुपर थैंक्स नहीं दे सकते, माना कि आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते, मगर सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना। और अगर आप हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट कीजिए। आपका 1 रुपए का योगदान भी हमारे को बहुत ऊर्जा देता है, ताकि आपके लिए ऐसा बेहतरीन कंटेंट हम लाते रहें। देखिएगा, ऐसा कंटेंट लाने के लिए बहुत सारे संसाधन यूज होते हैं, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से और चैनल मेंबरशिप के माध्यम से। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी इस ऐप दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।